हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अब तक सेल डिवीज़न में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने देखा सेल डिवीज़न कैसे होती है, उसका मेजर फेज़ क्या है। तो जो मेजर सबसे लंबा लॉन्ग फेज़ होता है दैट इज़ द इंटरफेस, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उसके सारे फेज़ को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, G1, S एंड G2। तो ये आप प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं कि G1, S और G2 में क्या क्या चेंजेस होता है और क्या क्या जो है इसके मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एंटर किस में करने वाले हैं, प्रो फेस में हम लोग एम फेस में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो एम फेस जो होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज होता है हमारे किसका, सेल साइकिल का या सेल डिवीजन का, ठीक है। तो एम फेस को जनरली जो एक्चुअल माइटोटिक फेज है उसको जनरली 4 फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एम फेज क्या होता है, एम फेज और माइटोटिक फेज, इट्स द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए है वो एस फेज में रेप्लिकेट हो चुका है, मतलब वो अब डबल हो गया है। अगर इनिशियली पेरेंट के पास 2C कंटेंट था तो अब कितना हो चुका है एट द एंड ऑफ एस फेज या एट द एंड ऑफ इंटरफेस, नाउ इट टर्न इनटू 4C, है ना। कंटेंट हमारा डबल हो गया। पहला क्या हुआ है, पहला हमारा कंटेंट डबल हो गया है। अगर इनिशियली पेरेंट के पास 2C कंटेंट था तो अब कितना हो चुका है, 4C कंटेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स सबका डुप्लीकेशन हो चुका है, सारी ऑर्गेनल्स क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ था कि इसका जो सेल साइज था, साइटोप्लाज्म था, सब कुछ इंक्रीज हो चुका है। उसका पर्पस क्या है, क्योंकि अब एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होना है और जो माइटोसिस है वो एक्चुअल डिवीजन का प्रोसेस है, जिसमें पहले क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियर है उसका डिवीजन होता है, जिसको हम लोग कैरियोकिनेसिस कहते हैं, और उसके फेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, साइटोकिनेसिस होती है, जिसमें कि एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है और एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो होल पर्पस जो है वो सेल साइकिल का एक सेल को 2 सेल में चेंज करना है। तो एम उसका जो है वो डुप्लीकेशन है, उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो एम फेज में क्या होता है, ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है। इसमें जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेलुलर कंपोनेंट, मतलब जितनी भी चीज़ अब तक इंटरफेस में अब तक बन चुकी है उसका क्या होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था पेरेंट्स में, ऑफ स्प्रिंग में भी, डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। अगर 2n डिप्लॉयडी है तो ये आफ्टर डिवीजन क्या देता है, आफ्टर डिवीजन पे ये हम लोगों को 2 सेल्स देंगे और ये दोनों सेल क्या होगा, दोनों सेल डिप्लॉयड होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल, ठीक है। तो अगर 46 क्रोमोसोम स्टार्टिंग में एक पेरेंट में था तो डिवीजन के बाद जो 2 डॉटर सेल बनी, दोनों के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 और 46 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो प्रोफेस को याद रखने के लिए एक बहुत आसान ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, पी मैट से हम लोग प्रोफेस को याद एम फेस को याद रखेंगे। एम फेस को किससे याद रखेंगे, पी मैट से याद रखेंगे। इसका फर्स्ट फेस होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड इन द लास्ट टीलोफेस, ठीक है ना। ये 3 फेज होता है और लास्ट में साइटोकिनेसिस होता है, जिसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब इंटरफेस फिनिश होता है, एट द एंड ऑफ द इंटरफेस डीएनए का जो सेल है वो उसका क्या स्टेटस है, वो अभी वो सेल कैसी है। तो सेल के पास जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्या हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है। डुप्लीकेट होने का मतलब क्या होता है कि अगर पहले सारा का सारा अगर सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम था तो वो सारा अब क्या हो चुका है, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो चुका है। और ये जो डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है वो सारे क्रोमोसोम जो है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्ट दैट इज द सेंट्रोमियर से लिंक्ड है। तो ये देखिए, ये हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है।
क्रोमोसोम जो बना होता है वो वो से बना होता है, वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है ना। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोम्स बना होता है। क्रोमोसोम्स के कंडेंसेशन के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर जो आता है, इसमें जो ये डबल्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स है। दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमेटिन क्या था, व्हाट आर द क्रोमेटिन? क्रोमेटिन आर द क्रोमेटिन फाइबर्स, जो कि लूज डीएनए होता है स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स जब डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जब आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। लास्ट में इसके डी है, क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर। कितना सेंट्रोमियर उसमें प्रेजेंट है, उतना ही उसमें नंबर ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो अगर ये 2-3 अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ये देखिए, अगर ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, और या इस तरह का कोई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, लेकिन सारा का सारा अगर एक ही सेंट्रोमियर से लिंक्ड है, तो स्टिल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 1 इन ईच स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी एक ही क्रोमोसोम है, इसमें भी एक ही है, और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों को देखना है कि जब प्रोफेस में क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है, प्रोफेस में क्या क्या चेंजेस आता है, ये अभी हम लोगों को देखना है। देखिए, तो प्रोफेस ये फेस है, जब प्रोफेस में सेल एंटर करती है तो उसका जो उसके साइटोप्लाज्म उसका कैसा होता है और उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ये हम लोगों को देखना है। तो एट द एंड ऑफ G2 फेस, या कह सकते हैं एट द एंड ऑफ इंटरफेस, सेल हमारी एंटर करती है प्रोफेस में, जो कि माइटोटिक फेस का या एम फेस का फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है या जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन्स में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लूज फाइबर्स। तो ये लूज फाइबर में अगर हमको फाइनली हमको क्या करना है, इसको 2 सेपरेट सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लूज चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो लूज चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। मतलब ये जो लूज क्रोमेटिन है, ये धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट एक क्रोमोसोम की तरह कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये तो इसके चेंज आता है इसके डीएनए में, ठीक है। क्योंकि जब एंटर किया था प्रोफेस में सेल, तो उसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, बिल्कुल लूज नूडल्स की तरह था, क्रोमेटिन था, ठीक है ना। तो देखो, प्रोफेस में क्या होता है, लूज क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो ये जो है, जो लूज क्रोमेटिन था, वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होने लगता है और ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेने लगता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होता है वो आपस में अटैच होता है टू द सेंट्रोमियर, ठीक है ना। ये सेंट्रोमियर से अटैच होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रोसोम्स जो होता है वो साइटोस्केलेटन का एक टाइप है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, जो कि एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में होता है, जिससे स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं, जो जाकर के क्रोमोसोम से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम के को सेपरेट करने में और उसके सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो इसका ये जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। और 2 सेंट्रियोल जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये दोनों सेंट्रियोल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इस तरह का स्ट्रक्चर जो सेल में साइटोप्लाज्म में नजर आता है उसको हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं, सेंट्रोजोम। इसको सेंट्रोमियर से नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है ना। तो सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोजोम्स क्या है, बहुत सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। सेंट्रोमेयर क्या था, सेंट्रोमेयर इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्ट, लेकिन सेंट्रोजोम्स क्या है, सेंट्रोजोम्स जो है वो साइटोस्केलेटन का पार्ट है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, जो कि जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स। इसी से क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स जो है
वो जनरेट होता है और फाइनली आपके क्रोमोसोम से अटैच होता है, जो कि उसके क्रोमोसोम के सेपरेशन में हेल्प करता है, तो वो दूसरे स्टेप में होगा। तो प्रोफेज पे अभी हम लोगों को मेन फोकस किस पे करना है, प्रोफेज पे फोकस करना है। तो ये जैसे कि दीज आर द ये जो सेंट्रियोल्स है, जिसको हम लोग, जो डबल सेंट्रियोल मिल करके क्या बनाता है, सेंट्रोजोम बनाता है। तो सेंट्रोजोम से क्या होता है, ऐसे करके स्पेंडल फाइबर्स जनरेट होने लगते हैं, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि देखो ये स्टार की तरह लग रहा है ना, एक बीच में है और इसके चारों तरफ से स्पेंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, तो ये जो स्टार की तरह स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एस्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। तो ये एक अलग अलग से, इसको हम लोग अलग से क्या कहते हैं, दिस इज द एस्टर, ठीक है। और ये जो दो एस्टर है, क्योंकि एक सेल में ये जो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो चुका था हम लोगों का एस फेज में ही, ठीक है ना, तो ये अभी डबल है। तो ये जो डबल सेट ऑफ सेंट्रोजोम्स है, इसको हम लोग मिला करके क्या कहते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पेंडल फाइबर्स कॉल्ड माइटोटिक अपैरेटस। तो ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। और सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, मतलब कि नियरली एट द एंड ऑफ व्हाट, एंड ऑफ प्रोफेज, तो उसमें जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हम लोग, वो डिसअपियर हो चुके होते हैं, वो हम लोगों को नज़र नहीं आते। जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर होने का क्या रीज़न है, क्योंकि अभी जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, तो अगर वो इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप होगा और जब हम लोग क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करेंगे तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या करेगा, इट्स ब्लॉकिंग, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप विल ब्लॉक द प्रोसेस, है ना। तो इसीलिए इस न्यूक्लियर एनवेलप का डिसॉल्व होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जो जेनेटिक मटेरियल है उसको दो अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट कर सकें, ठीक है। और ये सारे अदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं, ये जनरली दीज ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये सारे ऑर्गेनल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि लिपिड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एट दिस टाइम जहाँ पे हमारा सेल का डिवीजन हो रहा है, तो अभी सेल की प्रायोरिटी क्या है, सेल की प्रायोरिटी इज़ द सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को प्रोटीन या लिपिड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा ऑर्गेनल क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगा और जो न्यूक्लियोलस है या गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, वो सारा का सारा भी डिसअपियर होने लगता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट्स टू कंडेंस, इसमें कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता है। कंप्लीट कंडेंसेशन कब होता है, मेटाफेज में, इसमें कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता है, इसमें स्टार्ट होता है कंडेंसेशन और काफ़ी प्रोसेस तक प्रोग्रेस कर चुका होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो चुकी होती है, और जो सेंट्रियोल होता है उससे स्पेंडल फाइबर्स जो है वो अराइज होना या वो रेडिएट्स होना स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोफेज। आई होप ये प्रोफेज का प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके देन, थैंक यू।